आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। वेलकम ITDC इंडिया, आपके अपने शो वर्ड्स विद वीरेंद्र में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका अपना दोस्त, आपका साथी SD वीरेंद्र आपके साथ है। और आज हम मध्य प्रदेश की एक अग्रणी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ चली अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और हमारे साथ संस्थान के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति, माननीय कुलपति प्रोफेसर डहरिया जी, कैम सिंह डहरिया जी हमारे साथ हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। ITDC इंडिया में आपका स्वागत है। आप चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी शब्द हमने बोल दिया, वही शब्द नहीं, अपने आप में एक सृष्टि है हिंदी साहित्य के लिए। तो जब वो कहते हैं कि देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कथन है, वो कहते हैं कि मेरी कविता पराजय की प्रस्तावना नहीं, जंग का ऐलान है। और उसी पे वो आगे बढ़ते कहते हैं, ये सब इमरजेंसी के दौर में उन्होंने लिखा था कि दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं हम पर झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। आप इसी पर अपने भाव व्यक्त करें कि अटल जी इसमें क्या कहना चाहते हैं हमारे देश से। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो हिंदी के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया है जी। और उन्हीं की देन है कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार विदेशों तक में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा कि उन्होंने हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा था, सबसे पहले कहना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वाजपेयी जी का ही भाषण हुआ। उसके बाद तो लगातार हम देखते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी से लगा करके उन्होंने जितने भी मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको यही निर्देशित किया है कि आप जिस देश में भी जाएं तो हिंदी में बात करें। तो उसी का परिणाम है कि अपने देश में तो है ही हिंदी, विदेशों में भी छाई हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के संपर्क की भाषा अभी हाल ही में बनी हुई है। क्या तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे माननीय सम्माननीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। जी जी। कहते हैं कि जो आपने संपर्क भाषा की बात की, भारतीय संविधान की 343 अनुच्छेद में बताया जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो 3 शब्द हैं, इनके बारे में हमारी जनता हमेशा से जानना चाहती है और बहुत अपने आप में भ्रमित रहती है। एक शब्द है राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा और एक जो आपने कहा संपर्क भाषा, और चौथा शब्द आता है मातृभाषा। जी जी। इस फ़र्क को आप हमारे भारतीय दर्शक, हमारे जो सुधी पाठक हैं समाचार पत्र के लिए, जो YouTube चैनल के लिए, जो हमारे डिजिटल एडिशन के लिए और जो हमारे अखबार के लिए, उन सबको आप बताएं कि क्या है ये 4 शब्द। जी देखिए, मातृभाषा का जो प्रयोग है जी, वो तो जो माँ के द्वारा जो बच्चा सीखता है, हाँ जी, वो मातृभाषा है जी। और मातृभाषा में यदि उसको शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण या पढ़ाई उसकी जो होती है, तो अपने आप में वो बहुत जल्दी सीखने का उसमें प्रयास करता है, क्योंकि शुरू से ही वो उसके संपर्क में रहता है। जी। और नई शिक्षा नीति में भी यह कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। जी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजभाषा की जो आप बात कर रहे हैं, तो राजभाषा में ये है कि का, खा और गा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे तो का क्षेत्र में वह आते हैं जिसमें हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती है, पूरा अधिकार हिंदी में रहता है। तो ऐसे 11 जो राज्य हैं वैसे आते हैं। खा क्षेत्र में जो है वो हिंदी समझी जाती है और लिखने पढ़ने में कम प्रयोग होती है। जी। गा क्षेत्र में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें बहुत कम बोलचाल में प्रयोग होता है। जी। और उसको एक कहना चाहिए वैकल्पिक रूप में उसको लिया गया है। अच्छा। जैसे नई शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि आपकी मातृभाषा तो रहेगी, साथ में एक और भाषा अहिंदी भाषी क्षेत्र की मैं कर रहा हूँ जो दक्षिण में रहती है, उन्हीं के लिए बात हम कर रहे हैं। जी जी। तो उसमें एक मातृभाषा है और दूसरी अंग्रेजी भाषा और एक तीसरी भाषा जो है विकल्प के रूप में वो दी गई है कि विकल्प के रूप में आप उसका चयन कर सकते हैं। तो अभी जैसे देखने को आया था दक्षिण में कि वो नई शिक्षा नीति के तौर पे उन्होंने एक अनिवार्य करके रखा था
देश को अपने अंग्रेजी और वहाँ की जो भाषा स्थानीय भाषा जी। उसमें यह है कि आप वैकल्पिक रूप में चुन सकते हैं। तो कुछ प्राध्यापक उसमें कोर्ट में भी गए और उनको जीत भी मिली, और उसमें ये हुआ कि आप जो हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी ले सकते हैं। अच्छा। तो ये है कि आपका मातृभाषा हो गई, राजभाषा हो गई। अब राजभाषा में ये राज्यों में वो प्रयोग होती है, ठीक है। और केंद्र में भी उसका जो है कार्यालय है और उसकी सब चल रही है, परंतु राष्ट्रभाषा अभी तक वो बन नहीं पाई है हिंदी। तो इसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं, और लगातार स्वतंत्रता से पहले से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक बहुत जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया है, और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी विश्वास है कि राष्ट्रभाषा बनेगी देश की। क्योंकि राष्ट्रभाषा बनने से एक हमारा ये है कि विदेशों में जब सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा देश आपका है और कोई आपकी एक भाषा नहीं है, भारतीय भाषा तो है, हम उनका सम्मान करते हैं, और सभी भारतीय भाषा और बोलियों से हिंदी समृद्ध हुई है, परंतु एक देश की कोई एक भाषा रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इजराइल में जो है उनमें हिब्रू भाषा उनकी है, ठीक है। उसको जिंदा करके और उस भाषा में शोध से लेकर के और तक जो काम हो रहा है, 12 नोबेल पुरस्कार उनको मिले हैं उनके हिब्रू भाषा में। चाहे चीन हो, अमेरिका हो, या कोई भी देश का उठा लेंगे, उनकी अपनी एक जो है मातृभाषा, कोई एक भाषा रहती है। तो ऐसे ही हमें भी जो हिंदी का सम्मान करते हुए राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्दी मिलना चाहिए, ये सरकार से मैं आप चैनल के माध्यम से आग्रह भी करता हूँ। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, और इतना प्रचार प्रसार हिंदी का है, 150 से अधिक देशों में विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती, तो 7वीं भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की बनेगी हिंदी, ऐसा मेरा विश्वास है जल्दी ही। अच्छा, यानी हम ये माने आपकी बातचीत से कि हमारे देश की अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जी, सीधा शब्द ये है जी। जो हमारे दर्शकों में कहीं भी भ्रांति है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो वो स्पष्ट करें कि हम जिस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहते हैं अभी उससे हम काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो अभी नहीं है। हमारे पास, जैसे माननीय कुलपति महोदय आप सबके साथ उद्बोधन में बता रहे हैं कि हमारे पास एक है राजभाषा जो स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी कार्यालयीन भाषा बन जाती है, और एक है मातृभाषा, यानी कि जो मदर टंग जिस लैंग्वेज में वो पैदा होता है बच्चा, जिसको वो जानता है। तो हमारा देश चूँकि विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है, तो सभी जगहों की जो भाषाएं हैं वो अपनी अपनी हो सकती हैं। फिर इसमें बात उठती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा में ज़रूर हम देखते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी का एक छत्र राज्य है, क्योंकि हमें देश को एक करने में भी लगभग आप देखें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कि सब लोग अनडाउटेबली एक हो जाते हैं, जिन्हें सबको आता है आपस में जुड़ पाते हैं। लेकिन यही जगह हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, जैसा साहब हमारे डहरिया जी बता रहे हैं आप सबको, कि ये संपर्क भाषा यदि भारत की हिंदी बन जाती है तो राष्ट्रभाषा बनने में देर नहीं लगेगी। तो यानी हमें हमारी भाषा को संपर्क भाषा बनाने पर जोर देना है और उसी पर काम करना है। तो ये बात जैसा उन्होंने बताया है, आशा है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। यही आप कहना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। इस संपर्क की भाषा तो संयुक्त राष्ट्र में बन गई है जी, और वही मार्ग प्रशस्त आगे कर रही है कि 7वीं भाषा संयुक्त राष्ट्र की बन जाएगी। और अंग्रेजी तो मेरे ख्याल से 3% लोग बोलते हैं जी। एक जो हाई प्रोफाइल वर्ग है वही है। और ग्रामीण क्षेत्र से लगा के आप देख लें तो अभी इतना प्रचार प्रसार हिंदी का, और देख साउथ में भी हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है, ऐसा नहीं। अभी मैं बेंगलुरु गया था तो वहाँ पर जो टैक्सी वाला है वो हिंदी बोलने से मना कर रहा था। जब कहीं आने जाने की बात हो तो बहुत अच्छी से हिंदी फिर वो बोलना शुरू किया। तो बोले हमें ऐसा बोला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से सब। ये थोड़ा राजनीतिक मामले रहते हैं जिसके कारण कोई हुई ना अभी तक राष्ट्रभाषा बन जाती। और संपर्क में तो है हिंदी सभी। मुझे नहीं लगता कि देश के किसी कोने पर हिंदी लोग जानते नहीं। हाँ, बस उसको स्वीकरण नहीं है। जी, स्वीकार्यता। यानी अगला शब्द जो आया है कि संपर्क भाषा तो है हिंदी हमारी, लेकिन उसे अभी भी स्वीकरण नहीं है कुछ क्षेत्रों में। अब जिसके अपने अपने हित और अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उस पर काम करना होगा, क्योंकि यदि देश को एकल राष्ट्र बनाना है, एक शक्ति बनाना है, तो एक भाषा लाना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उससे हमारी मातृभाषा पर कोई फ़र्क पड़ता है। सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं और वो सबके साथ रहेंगी, और हम सब एक दूसरे की सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं।
क्योंकि भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे को कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आवश्यक है। तो बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो डहेरिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में इस समय एक वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा मध्य प्रदेश में आता है जो स्टेट, बस इतना सा फ़र्क है कि उससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हमने स्टेट से शुरुआत की। वो हमसे मान के चलिए 97 की बात देखें तो लगभग वो हमसे 10, 12, 13 साल आगे हैं। तो ऐसे में लेकिन तुलनात्मक अध्ययन अक्सर लोग कर बैठते हैं। तो आप इसको जब अगर हम देखें तुलनात्मक अध्ययन की बात करें कि साहब हमारे पास में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक वर्धा का और एक भोपाल का, दोनों हिंदी पे काम कर रहे हैं और दोनों में 10-12 साल का अंतर है। तो प्रतियोगी भाव से अगर हम जानना चाहें तो आप स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़ा मानते हैं अपने आप को? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है और इसको एकदम साफ करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल स्पष्ट करें। देखिए, दोनों विश्वविद्यालय में धरती आसमान का फर्क है। जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं जी, वहाँ पर भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन अध्यापन होता है। जी बिल्कुल। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सिर्फ और सिर्फ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हुई है। जी। और यहाँ पर कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे विज्ञान के हों, चाहे वाणिज्य प्रबंधन के हों, चाहे कला के से संबंधित हों, जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। उसका अंग्रेजी में कहीं पे कुछ प्रयोग नहीं है। अच्छा। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना हिंदी विश्वविद्यालय है भोपाल में है और वर्धा में जो विश्वविद्यालय है वो भारतीय भाषाओं के लिए है। वो अच्छा। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, उसमें भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं का भी उसमें अध्ययन अध्यापन होता है। अच्छा। तो दोनों में ये मूलभूत अंतर है। जी। यानी कि हम लोग कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार और समृद्धता के लिए संकल्पित है। बिल्कुल है ना? जी। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे भाषा विश्वविद्यालय का जो मूल उद्देश्य होता है साधारण भाषा और साहित्य का संवर्धन और विकास करना होता है और उस प्रयोजन के लिए शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना हमारा कार्य रहता है। तो ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय कितने संकाय के साथ काम कर रहा है और जिसके साथ कितने विभाग विश्वविद्यालय में जुड़े हैं और उसी में जुड़ा हुआ की शोध की हमारी स्थिति क्या है, हम लोग कहाँ इसमें स्टैंड कर रहे हैं और कितना सुविधाएं शिक्षण और अनुसंधान के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जी। हमारे यहाँ 27 विभाग अभी कार्यरत हैं जिसमें 18 संकाय हैं। जी। और शोध की जो स्थिति है शुरुआत में कुछ समय पीएचडी यहाँ प्रारंभ हुई थी। जी। परंतु नियमित शिक्षिका नहीं होने के कारण जो बोर्ड है जी वो नहीं बन पाया और फिर शासन स्तर पर ये हुआ कि जो शोधार्थी जो शोध कर रहे हैं जी उनको कहीं दूसरे विश्वविद्यालय में अन्यत्र भेजा जाए, शिफ्ट किया जाए। हाँ, तो वो दूसरी जगह भेजे भी गए, वहाँ से अब जाके अवार्ड भी हुई हैं। तो हम तो ये आशा करते हैं कि अभी हमने विज्ञापन भी निकाले हैं जी 18 पदों के लिए जी और 120 पदों के लिए स्वीकृति के लिए शासन के पास भी है। तो वो स्वीकृत हो जाते हैं तो जो 12B की प्रक्रिया यूजीसी की वो हो जाएगी, फिर नेक है तो वहाँ से बजट भी का भी जो है विश्वविद्यालय को मिलेगा और जो शोध की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण होगी और फिर यहाँ पे शोध भी होने लगेंगे। अच्छा। और एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी जी। तो हम भी चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि कुछ बजट भी बढ़े विश्वविद्यालय का और जिससे हम नियुक्तियाँ भी कर पाएँ, जिससे उनका वेतन भी आहरण हो सके। बिल्कुल। और विज्ञापन भी निकाले ही हैं तो बहुत जल्दी ही वो प्रक्रिया होने वाली आरम्भ हो जाएगी जी। अच्छा। यानी लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में तो 4 से ज़्यादा तो आपने भी शोधार्थियों को गाइड किया है और पीएचडी अवार्ड हुई है। जी जी हाँ 6 शोधार्थी हाँ। इसमें है और अमरकंटक विश्वविद्यालय में शुरुआत में धीमी गति थी, अब वहाँ भी तेज हुई है और काफ़ी उसमें और भी मिलने वाले थे परंतु मैं इधर उसके बाद यहाँ आ गया। हाँ, हाँ। तो अब यहाँ भी शुरुआत जल्दी ही करेंगे, मुझे विश्वास ऐसा है। और शोध विश्वविद्यालय का जो नाम है और विश्वविद्यालय का जो काम है मुख्य रूप से शोध का है जी। और शोध यदि होते हैं तो उससे जो आपका जो नेक की टीम आती है जी उसमें बहुत अंक उसके रहते हैं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी उससे होती है। दीक्षांत समारोह हो या और जो चीज़ें हैं उससे शोधार्थियों से उसका मान सम्मान भी बढ़ता है विश्वविद्यालय। बिल्कुल।
यानी कि हम मानेंगे कि भविष्य में आपके अनुभव का लाभ जो है हमारे नए शोधार्थियों को मिल पाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। ये अगले 2 से 3 साल में उम्मीद करेंगे। और जो 2 से तैयारियां 3 हैं। साल का हमें तो लगता है 1 साल के अंदर में ही शुरुआत हो जाएगी इसकी। मिल सकती है। ये 18 नियुक्तियाँ हो जाएंगी तो यहीं से शुरुआत कुछ तो हो जाएगी। फिर आगे अच्छा, बढ़ेगी। शासन ने अनुमोदन कर दिया नियुक्तियों के लिए। 18 पदों के लिए तो पहले से 27 पदों के लिए है। हाँ। और 18 सहायक प्राध्यापक के लिए ठीक है। अभी निकाले हुए हमने। हम्म। और कुछ प्राध्यापक और सह प्राध्यापक ऐसे कुछ पोस्ट अभी रह गई वो निकालना। जी जी। बाकी 120 पद और जो स्वीकृति के लिए गए हैं वो मिल जाते हैं तो काफ़ी समृद्ध हो जाएगा विश्वविद्यालय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी तैयारियां हमारी अच्छी हैं। बिल्कुल। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने आगे बढ़ते हुए कुछ अभूतपूर्व भी किया है, जैसे कि देश को एकदम नई सौगात दी चिकित्सा और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आपने नया प्रयास दिया कि अब हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन, अध्यापन और परीक्षाएं होंगी इस विश्वविद्यालय से। इस बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, जिस विषय पे मैं बोलना चाह रहा था, बहुत अच्छा प्रश्न के माध्यम से ये हुआ है। जी। MBBS के लिए जो हिंदी में पढ़ाई की बात है, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और मांग भी हो रही है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी इसमें प्रयासरत पहले से थे कि इसमें हिंदी को, क्योंकि बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और कई तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि MBBS में अंग्रेजी के माध्यम सिर्फ रहता है, तो उसमें ग्रामीण जो बच्चे हैं उसमें बहुत परेशानी होती है और जो नियत समय रहता है उससे बहुत ज़्यादा भी लगता है। और फिर उसके बाद MBBS करने के बाद फिर जब नौकरी की बात आती है तो इंटरव्यू में भी वही अंग्रेजी का सब वो चलता रहता है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय है ही, तो हमने फिर उसके जो हमारे संस्थापक कुलपति जी उन्होंने भी थोड़ा शुरुआत किया था इस क्षेत्र में। और अब जाके वो चीज़ हुई कि हम 4-5 किताबें वो छपने जा रही हैं MBBS की पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। जी। फिर ये काम हम और बृहद स्तर पर शुरू कर रहे थे, कुछ डॉक्टरों के साथ कुछ बैठकें भी हुई। इसी बीच में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी ने इस पर चर्चा की जी। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। जी उन्होंने भी एक बार हमको बुलाया कि यदि हम चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय साथ मिल करके इस काम को करें तो वह तेज़ी से काम होगा। तो उसके लिए एक बृहद कमेटी भी बनी, इसमें 60 डॉक्टरों की टीम उसमें लगी हुई है। 2-3 बैठकों का दौर हुआ और अब परिणाम ये है कि MBBS से जो प्रथम वर्ष है जिसकी किताबें तैयार हो गई हैं। जी। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले कि हमीदिया जो चिकित्सा महाविद्यालय उससे हिंदी की पढ़ाई MBBS की शुरू करेंगे। अच्छा। इसी महीने से बात हुई है जी। और लगभग इस साल के अंत तक MBBS का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हिंदी में तैयार हो जाएगा। अच्छा। और ये बहुत बड़ी मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात की जब पता चला तो उन्होंने भी कहा कि 8 भारतीय भाषाओं में भी MBBS का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार कराएंगे। और 8 भारतीय जो भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, इसमें भी जो है MBBS की जो है पढ़ाई चिकित्सा की जो है वो शुरू कराएंगे। तो इसके लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। कुछ शोधार्थी जो थे इसमें PhD करने के लिए हिंदी में लिखने और जमा करने के लिए तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वहाँ से वो जीते भी और वो फिर अवार्ड भी हुई हिंदी में, ऐसी 3-4 थीसिस अवार्ड भी हुई हैं। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें कोई बंधन नहीं कि आप हिंदी में करेंगे या अंग्रेजी में करेंगे, ये स्वतंत्र हैं। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी इसमें चलते रहेगी और बच्चा अब जो पढ़ने वाला MBBS में वो हिंदी में भी अध्ययन कर सकेगा और नौकरी भी प्राप्त कर सकेगा। और धीरे धीरे अभी शुरुआत है और भविष्य में ऐसा मौका आएगा तो अंग्रेजी तो पीछे काफ़ी रह जाएगी, हिंदी में बड़ी मात्रा में ये MBBS की पाठ्यक्रम की जो पढ़ाई है वो होगी। और तकनीकी शिक्षा की जो बात की है आपने जी, तो उसमें भी पिछले साल से उसकी पढ़ाई हिंदी में हो गई है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय और एक संस्थान मिलके उसका जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम सब के लिए। यानी हम आपको सबसे पहले तो बधाई देंगे, आपने 2 नए चुनौतीपूर्ण कार्यों को लिया है अपने हाथ में। दूसरी बात जो आपने अभी इसमें उठाई, मैं आपकी बात सुनते हुए विचार कर रहा था कि जब आप कह रहे हैं कि इसमें पढ़ाई भी कर पाएंगी और नौकरियां भी मिलेंगी, तो यहाँ से तैयार हो जाएगा, हम समझ पा रहे हैं। उसका नियोजन की व्यवस्थाएं
कैसे कारगर होंगी, इस बारे में हमारा विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? देखिए, हम तो अभी देखें कि कोई भी जो कहना चाहिए बीमार आदमी है, डॉक्टरों के पास जाता है जी तो वो बोलेगा तो हिंदी में बातचीत करेगा पूरी, जी लिखता अंग्रेजी में। जी वही बात जब हिंदी में लिखना शुरू हो जाएगी जी, जी। तो हम सफल हो जाएंगे जी। उसमें। और इसके लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। हम अभी हिंदी मास चल रहा है, पूरा महीने जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ संगोष्ठियाँ निरंतर आयोजित कर रहे हैं। जी जी। और अभी हम एक सर्वेक्षण भी शुरू करने जा रहे हैं जी। जो 1.5 से 2 महीने चलने वाला है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के और सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन, प्रशासनिक जो कार्यालय हैं उस तक भी जाएंगे और हिंदी में कितना काम हो रहा है, और हिंदी भाषी क्षेत्र है परंतु कितनी फाइलें हिंदी में लिखी जा रही हैं, कितना काम हो रहा है, कितनी किताबें लिखी जा रही हैं, इस पर भी बहुत बड़ा सर्वेक्षण हम करवाने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थित इसकी पढ़ाई भी हो, उसका नियोजन भी हो, इसके लिए हम कुछ ऐसी तैयारी करेंगे जिसके माध्यम से जो है जो MBBS की जो पढ़ाई हो रही है जी। वो सफल हो। और वही अभी हम जानना चाहते अभी तो हैं। शुरुआत है, तो शुरुआती में तो दोनों हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों चलेंगे। फिर भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हिंदी विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय में भी MBBS की पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं कि चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा विश्वविद्यालय ही MBBS की पढ़ाई करेगा। जो सामान्य परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वो भी इसकी पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छा, यानी 2 प्रश्न अभी भी मेरे पास में जहन में है। जब आप बात कर रहे हैं कि हम नियोजन की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या प्लान, जिससे हर चीज़ का एक रोड मैप होता है, तो आपके पास इसका क्या रोड मैप है कि इस तरह से वो में आगे बढ़ पाएंगे? कुछ आपके पास विचार है जो आगे जाके कार्यविधि में बदलेगा? जी जी। अभी तो जो बताया कि तकनीकी जो कुछ समस्या शुरुआत में तो जी। बहुत सी समस्याएं आएंगी जी जी तो उसके लिए दोनों माध्यम रहेंगे जी। हिंदी भी रहेगी, अंग्रेजी भी रहेगी। ठीक है, हाँ। और इसके बाद जब पूरी तरह से बच्चे संतुष्ट भी हो जाएं, उनको संतुष्टि भी मिलना चाहिए कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो उसकी नौकरी का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, विदेशों में जाने से क्या होगा, बिल्कुल, हाँ। ये सब प्रश्न उठते हैं। हाँ। तो जब पूरी तरह से हिंदी का बोलबाला उसमें हो जाएगा, जी। अभी दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ाई चलते रहेगी। जी। भविष्य में जब हिंदी पूरी तरह से लागू हो जाएगी जी। तो एक व्यवस्थित तरीके से उनकी जो मांग रहेगी या जो कहना चाहिए जो पाठ्यक्रम है या सब चीज़ें पूरी तरह से वैसी लागू होंगी। तो उसके लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं भविष्य में। और हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, माननीय शिक्षा मंत्री जी मोहन यादव जी, इन सब के साथ बैठ के आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। अभी पढ़ाई शुरुआत हो जाए इसके लिए हम लगे हुए। अच्छा, यानी हम ये माने कि अभी हम शैशव अवस्था में हैं तो हम सिर्फ पहले कोर्स पाठ्यक्रम पर ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो जैसे मतलब विचार आता है, कई बार मुझे भी लगता है कि यदि कोई आप चीज़, कोई वस्तु या कोई विचार को आप सामने लाते हैं, फ्लोर करते हैं, तो उसके साथ यदि उससे संबंधित आगे जाकर भविष्य में कोई संभावनाओं के लिए हम कुछ कह सकते हैं कि रिजर्वेशंस या कुछ स्पेशलाइजेशंस अगर हम दें हिंदी वालों को, जैसे कि यदि जो शासन जो नौकरियां निकालता है उन कोर्सेज में अगर डालता है कि आपने हिंदी से किया होगा तो इन कॉलेजेस में या इन हॉस्पिटल्स में आपको वरीयता मिलेगी। तो क्या ऐसी संभावनाओं पर आप विचार कर रहे हैं जिससे कि हिंदी भाषी जो बच्चे हैं जो आपके यहाँ से डॉक्टर्स बनेंगे वो जब आगे बढ़ें तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉर्नर हो जिससे वो सफल हो सकें? जी जी। देखिए, इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रुचि ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी। जी। तो जब प्रदेश और भारत सरकार जी दोनों की योजनाओं में ये है जी तो निश्चित रूप से कोई संकोच नहीं है कि छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी। नौकरियां भी मिलेगी और पढ़ाई में भी फ़ायदा मिलेगा। और विश्वविद्यालय तो इसके लिए प्रयासरत है ही। हमारे विश्वविद्यालय से 38 जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम 1 साल के जो डिप्लोमा होती है, ठीक है, हाँ जी। वो अध्ययन केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में अध्ययन जी। केंद्रों के माध्यम से जो है जी। चिकित्सा से संबंधित 10 पाठ्यक्रम हमारे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, प्राथमिक चिकित्सा उपचार है, आधारभूत स्वास्थ्य संरचना है। जी। तो ऐसे हमारे जो है 38 ये पाठ्यक्रम डिप्लोमा प्रोग्राम से पूरे अच्छा। मध्य प्रदेश के जो है 156 नए अध्ययन केंद्र हैं उसमें ये चल रहा है। जी। और ये सब पूरे हिंदी माध्यम से ही है, अंग्रेजी से नहीं, पूरे हिंदी माध्यम से। हिंदी माध्यम से चल जी जी जी। तो
निश्चित तौर पे हमारे देश में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ही जो है हिंदी वालों का बोलबाला है। और देश ही नहीं, मैं तो विदेश की बात करता हूँ। विदेश में भी जाए तो वहाँ भी पढ़ाने के लिए आपको डॉलर में पैसा मिलेंगे। हाँ जी, है ना। अभी यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में भी डॉलर में ही पैसे मिलते हैं वहाँ जाकर। तो ऐसे नहीं है, बहुत भविष्य उज्ज्वल है हिंदी का। है ना। चाहे डिप्लोमा की बात करें या डिग्री की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात करें या और परंपरागत पाठ्यक्रमों की, तो हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई संकोच नहीं है। जी। अगला प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से है। आपने जैसा इस विश्वविद्यालय को जब यहाँ लाए हैं तो ये हम सब ने अनुभव किया कि ये अर्बन क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से काफ़ी दूर है। तो अब इस बारे में आप हमें बताएं कि जब यहाँ से आवागमन की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो शहर से यहाँ आएंगी, जो यहाँ हॉस्टल नहीं होगी, उनके लिए आने जाने के लिए किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुरक्षा संसाधन है, जिससे कि हम उनका सुनिश्चित करें यहाँ पर पढ़ाई करा पाना। जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो ये है कि जो विश्वविद्यालय ठीक है, काफ़ी थोड़ा दूर हो गया, शहर में उतनी ज़मीन भी नहीं है, तो शासन ने व्यवस्था की है यहाँ। बिल्कुल। तो हमने तो शासन स्तर पर पत्र भी लिखे हैं, और जो विदिशा रूट से लेकर के विश्वविद्यालय जो अंदर जो विश्वविद्यालय आती है, तो ये 3.5-4 किलोमीटर का जो है, और उसमें रोड डबल हो जाए, अच्छे से रोड बन जाए, इसके लिए बात भी हुई है, पत्र भी लिखे हैं, और शासन स्तर पर उसके लिए तैयारी भी है। बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और अभी नगर निगम ने भी कुछ घोषणाएं की हैं कि शहर से यहाँ तक जो मेट्रो बस है वो भी चलने वाली है। जी। तो 3-4 मेट्रो बस, 2-3 राउंड जो भी लगेंगे उसमें, तो एक तो वो साधन एक हो जाएगा। अभी जो बच्चे आते हैं तो हम जो है जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है बच्चों की, तो हमारे यहाँ की जो बस है वहाँ से बच्चों को लाते भी हैं और छोड़ते भी हैं। अच्छा। और एक और सुविधा हम देने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है अगले महीने से हो जाएगा। जी। हमारे जो छात्रावास है, 3 छात्रावास, जी, वो भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक बालिकाओं का छात्रावास है और एक बालकों का। तो छात्र और छात्राएं अलग अलग छात्रावास यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे गुजरात हैं, राजस्थान से काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ हैं। जी। तो उन बच्चों के लिए एक बढ़िया एक सुविधा हो जाएगी। हाँ। और जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक सुनहरा अवसर उनको मिल जाएगा। वो बहुत जल्दी ही हम अपने जितने सीमित संसाधन हैं उससे बहुत जल्दी पूरी करने जा रहे हैं। यानी हम ये माने अभी के फ़िलहाल में आपके यहाँ जो अध्ययनरत हैं छात्राएँ, उनको तो आप कनेक्टिंग एरियाज तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी। गाड़ियों से आ भी रहे, जा भी रहे। हाँ, बस से है ना। यानी अभी जो समस्या है वो सिर्फ वर्तमान में उनकी है जिन्हें विश्वविद्यालय से कोई कार्य पड़ता है और वो आप तक पहुंचते हैं, तो उनके लिए अभी हम संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी समय आ रहे हैं और उन्हें जाना होता है। तो इसके लिए आपने इनके हमारे यहाँ के अपने जो विधायक हैं, क्या उनसे आपने बात की है इस बारे में कि कुछ व्यवस्था दी जाए? विधायक सांसद सबसे बातचीत हुई है और उसी का परिणाम है कि जो मेट्रो बस है वो उसकी सुविधा यहाँ तक सरकार कर रही है। जी। अपने विश्वविद्यालय तक मेट्रो बसों का संचालन जल्दी ही शुरू होने वाला है। हाँ। काफ़ी पत्र तो हम बहुत पहले से लिखा पड़े, व्यक्तिगत रूप से मैं भी, हमारे सांसद, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, तो सबसे मुलाकात मेरी हुई है इस संबंध। अभी कितने छात्र छात्राएँ हमारे साथ अध्ययनरत हैं? अभी विश्वविद्यालय में लगभग जो है 900 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। जी। ये अपने विश्वविद्यालय केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें छात्रावास अभी शामिल नहीं है क्योंकि चालू नहीं हुआ पता नहीं। अभी छात्रावास ये सब बाहर से ही आ रहे हैं? जी, सब बाहर से। अच्छा, तो वो उनको हम दे पा रहे हैं। बस अब जहाँ तक मुझे समझ आया, नहीं मालूम मुझे कि क्या शासन की नीयत रही होगी, क्योंकि आप सब तो शासन से बंधे हैं, आप सेवा में हैं, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि पहले यहाँ पर आवागमन और सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर दी जाती, तब हमारी यूनिवर्सिटी को यहाँ शिफ्ट किया जाता? आपको क्या लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी? जी। अभी जो पुरानी विधानसभा पहले तो वहाँ पर विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा था, पर वहाँ की भी जो समस्याएं रही होंगी और कम जगह है तो संभव ही नहीं था। फिर एक जो कॉलेज है वहाँ पर विश्वविद्यालय लगा तो उनको भी ज़रूरत पड़ी, तो फिर बाद में वो सब ज़मीन की समस्याएं जो भी रही जिस कारण से इतनी दूर विश्वविद्यालय बुलाया गया। और मुझे लगता है कि आगे
ऐसा नहीं है कि शासन मदद नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें चल ही रही हैं। हाँ। और भविष्य में वो चीज़ मेरे ख्याल से आएंगी। और हमारे अध्ययन केंद्रों में भी अभी तो ये 900 के आसपास में बताया विश्वविद्यालय केंद्र में जी 6,500 से 7,000 बच्चे हमारे अध्ययन केंद्रों में भी जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम है जी स्नातक स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम उसमें जी। भी अध्ययनरत हैं। हाँ तो बड़ी संख्या में है और वहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब विश्वविद्यालय केंद्र में भी जो है जी। वो छात्र पढ़ें। और यदि छात्रावास शुरुआत हो जाती है तो जो सुविधाएं मिलेंगी छात्रों को तो संख्या बढ़ेगी। और धीरे धीरे तो अब भोपाल से इसकी दूरी भी कम होगी क्योंकि लगातार यहाँ भी एक अजीम नगर बढ़ प्रेम रहे जी हैं। यूनिवर्सिटी भी तो आगे और धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, मुझे ऐसी संभावना है। यानी हम जो ITDC की तरफ से बात करें तो हमें कुछ 2 सुझाव लगते थे जो हम आपको देना चाहेंगे कि एक तो ये हो सकता था कि एक अपने संस्थान की छोटी जैसे टेम्पोस टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं वो या बैटरी से संचालित होने वाली गाड़ियाँ 1-2 गाड़ियाँ होती हैं और हमारी आउटसोर्स टीम होती जो हर आधे घंटे में या 1 घंटे में लगातार यहाँ से जो 4 किलोमीटर दूर कनेक्टिंग एरियाज़ हैं वहाँ तक छोड़ती रहती और आती और जाती रहती, जिसका कोई हम शुल्क रखते या ना रखते वो आप लोगों पर डिपेंड होता। लेकिन इससे संभावना ये बनती कि जो वहाँ तक आता है जो अपने साधनों से नहीं आया वो एटलीस्ट आप तक आने में पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। एक ये उपाय और दूसरा ये कि बीच में 1-1 घंटे में अगर हमारी कोई गाड़ी हो जो पेट्रोलिंग करती हो तो भी हम आने जाने वाले जो हमारे संस्थान तक आ रहे हैं उन छात्र छात्राओं को मदद कर पाते उनकी ज़रूरत। आप क्या सोचते हैं ऐसे में? नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसमें एक तो हमारा जो विश्वविद्यालय का जो समय विभाग चक्र है टाइम टेबल जिसे जी कहते हैं, जी जी तो छात्रों का जो जब क्लास लगती है जी उस समय का और क्लास जब बंद होती है आखिरी समय में जब हाँ जी। 4, 4:30, 5 जो है जी। समय हाँ जी। नियत समय, तो उसके लिए सुबह भी बच जाती हैं। वो जो पाठ्यक्रम जो जब अध्यापन होता है शुरुआत में हाँ 10, जी। 10:30 बजे होगी जी। तो उस समय और आखिरी में भी छोड़ने लाने और छोड़ने हमारे यहाँ की बच जाती है जा रही है। हाँ दोनों मतलब अभी समय। कोशिश तो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम संतुष्ट हैं आपकी कोशिशें कामयाब हों और आप बहुत बेहतर संस्थान के छात्रों के लिए दे पाएँ। अभी प्रश्न उठता है कि जैसे सभी विश्वविद्यालय नए कॉलेजेस को जो इच्छुक होते हैं उन्हें एफिलिएशन देना शुरू कर देते हैं, यानी कि संबद्धता देते हैं। तो अभी हमारे इसमें आपके संस्थान के साथ संबद्धता का क्या स्टेटस है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के साथ जो संबद्ध कॉलेज हैं वो जी। अभी नहीं है, जी सिर्फ विश्वविद्यालय केंद्र पर है। हाँ जी। हमारे जैसे बताया कि 156 अध्ययन केंद्र जरूर है जी। जो जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम वो चल रहे हैं। वो तो आपके ही हिस्सा हुए। जी जी जी। अभी शासन स्तर पर बात चल रही है कि शहडोल का जो विश्वविद्यालय पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय है और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है जी और एक आध और विश्वविद्यालय ऐसे इन विश्वविद्यालयों को भी कॉलेज दिए जाएं, ऐसे इसके लिए 3-4 मीटिंग भी हुई हैं। जी तो ये बैठकों का दौर चालू है। हो सकता है भविष्य में कुछ 3 जिले हमें भी मिल जाएं जी। और इसमें 100-150 कॉलेज मिल जाएं जी तो विश्वविद्यालय की भी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और जो बच्चे हैं वो भी छात्र संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि हमारे ITDC इंडिया ये समझता है कि हमारी सबकी वचनबद्धता है हिंदी के प्रति। यदि हम एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी हैं एक भाषा के लिए तो भाषा का विस्तार, भाषा की समृद्धता इन्हीं कुछ बातों पर डिपेंड है जो हमारे प्रयास होंगे। तो उन प्रयासों में ये संबद्धता एक बड़ा आधार देती है क्योंकि ये पहुंच को बढ़ा सकती थी। तो इसमें चूँकि शासकीय संस्थान से आप मिलेंगे ही और शासकीय संस्थान मिलते हैं तो एक बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा आराम में आ जाती हैं क्योंकि वहाँ से हट कर वो आपके पास आ जाती हैं तो उनके पास वर्कलोड घटता है और आपके पास नई रीचिंग्स मिलती है। दूसरी बात ये क्या है इसमें निज जो अपने कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, निजी महाविद्यालय, क्या उनको संयोजित करने का विचार नहीं है अभी? नहीं, अभी तो हमें कॉलेज मिले ही नहीं है जी। तो सबसे पहले तो कुछ जिले मिल जाए उन जिलों में जितने भी शासकीय जो कॉलेज हैं संचालित हो रहे हैं वो हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं वो जी। भी होते हैं। यानी मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या यदि कोई निजी महाविद्यालय आपसे जुड़ना चाहे
तो उसके लिए क्या कोई बहुत विशेष प्रक्रिया है या अभी प्रक्रिया तैयार नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं जुड़ सकते अच्छा। जब तक शासन स्तर पर ये निर्णय ना लिया जाए कि हमारे जो विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या जो जी। जिले मिलेंगे जी। उससे महाविद्यालय हमारे संबद्ध होंगे, उसके बाद ही ये प्रक्रिया होगी कि हम निजी महाविद्यालयों को भी जोड़ सकेंगे। अच्छा, अभी जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब यानी तक ये संभव भी नहीं। ये भी हम 2 सत्र आगे माने? कह सकते हैं। देखिए, निर्णय तो शासन को लेना है। 2-3 बैठकें इसमें हो भी गई हैं, कमेटी बनी है, यानी आपने कुलपति प्रस्ताव दिया है अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से? शासन स्तर पर ही ये पहल की गई है। अच्छा। हमारी तरफ से तो है ही प्रस्ताव, बहुत बढ़िया। शासन स्तर पर ही पहल है ये कि जिन विश्वविद्यालयों को कॉलेज नहीं मिले हैं उनको मिल जाए, कुछ जिले जो आसपास के होते हैं नियर बाय जो हाँ, है, वो मिल जाएंगे तो फिर तो शासकीय महाविद्यालय भी रहेंगे, निजी महाविद्यालय निजी भी आ जाएंगे। जाए। जी, अच्छा, अब आते हैं हमारे संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया। हमारे दर्शकों को बताएं कि जब प्रदेश से या बाहर से जब कोई जुड़ना चाहते हैं प्रदेश के बाहर से, तो वो इस संस्थान के द्वारा कैसे प्रवेश ले सकते हैं? इसकी क्या आधार है और क्या तरीका है? जी। तो हमारे जो प्रवेश की प्रक्रिया वो तो शासन स्तर पर उसके जो है नियत तिथि रहती है, पूरा कैलेंडर बना रहता है जी। और उसके आधार पर बच्चे हमारे वेबसाइट में भी उसका जो है अपलोड होता है वो सब, और MP ऑनलाइन के माध्यम से वो प्रवेश लेते हैं। जी। ऑनलाइन ही है आजकल सब प्रक्रिया। इसका आधार क्या रहता है प्रवेश के लिए? ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नहीं, हम जानना चाहते हैं क्या उसकी प्रावीण्यता आधार रहती है, उसके मार्किंग आधार रहती है या कोई प्रवेश परीक्षा? नहीं, अभी तो जो वरीयता दी जाती है वो अंकों के आधार पर है। जी। जैसे स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में लेना है तो 12वीं की अंक सूची का जो प्रतिशत है जी। वरीयता वो उसको दी जाती है, वो आधार बना। वो आधार बनाती है। और यदि स्नातक में लेना है तो स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसके आधार पर यानी हम स्नातक इसको मेरिट बेसिस फर्स्ट कम Merit फर्स्ट सर्व पर जी, मान के चलें, जी, जी, बिल्कुल। है ना? जितने एडमिशन्स हम दे पाएंगे हाँ। उस पर ले सकेंगे। जी, प्रवेश प्रक्रिया की जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी काम चल रहा है अभी। जैसे कुछ विश्वविद्यालय वो परीक्षा भी आयोजित अभी कराए, जी। तो काफ़ी लेट वो चल रहा है प्रक्रिया। अच्छा। कैसे इस साल से शुरू हुई है, अगले सत्र से समय पे शायद हो जाए। और मुझे लगता है कि भविष्य में सभी विश्वविद्यालयों को भी ये करना पड़ेगा कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए के माध्यम से जो एग्जाम टेस्ट जो है हाँ। उसके माध्यम से। बिल्कुल, क्योंकि आप कैसे जान पाएंगे उस छात्र की मार्कशीट पे जो लिखा है, जी वो तो आपके प्रवेश टेस्ट ही बताएंगे। जी तो उस पर हम लोग काम करें, मतलब इस शैक्षणिक कैलेंडर में तो लेट हो गए, हाँ। लेकिन भविष्य में संभावना है। जी जी 2-3 विश्वविद्यालय इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। उन पे होगा तो भविष्य में सभी को अनिवार्यता तो लागू होना है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी निर्देश है। जी जी। हमारे यहाँ पर 2 देश के विशेष सब्जेक्ट यानी कि टूरिज्म और एनवायरनमेंट, इस पर क्या हमारे यहाँ विषय हैं और उन पर क्या काम हो रहा है? ये हमारे इसमें जो है अध्ययन केंद्र चल रहे हैं उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम इसमें है जी। और इसमें वाणिज्य और प्रबंधन ये तो हमारे इसमें है पाठ्यक्रम में जी। परंतु टूरिज्म मैनेजमेंट के अभी पाठ्यक्रम नहीं है। अच्छा। तो ये हमारे इसमें पाठ्यक्रम में जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम इसमें संचालित है। अच्छा, यानी डिग्री कोर्सेज में नहीं डिग्री है, कोर्सेज पत्रोपाधि डिप्लोमाज जी, में है। जी। अच्छा, और एनवायरनमेंट के बारे में पर्यावरण तो है। पर्यावरण तो डिग्री कोर्सेज आ गए क्या? इसमें डिग्री कोर्स का डिग्री कोर्स स्नातक स्तर पे तो है। अच्छा, यानी पर्यावरण में हम डिग्री दे रहे हैं। जी जी। अभी इस बार कुछ एडमिशन्स आ गए हैं अपने पास में? हाँ, कुछ तो अभी प्रक्रिया चल ही रही है। अच्छा। से 31 तक थी वो। हम्म। अभी पूरे परिणाम देखना पड़ेगा कितनी एडमिशन इसमें हुई। यानी अपना प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम तिथि कब तक रहती है? अभी 31 अगस्त थी उसमें। जी, जी। बीच बीच में कुछ अलग अलग जब समय की मांग होती है कुछ जी। थोड़ा बढ़ाते हैं। हो सकता अभी है बढ़ा दी कुछ गई और- क्या? अभी तो नहीं बढ़ी, 31 अगस्त थी। अच्छा। अब भविष्य में हो सकता है कुछ बढ़े, क्योंकि अभी CUSET भी हम्म। जो प्रवेश प्रक्रिया वो भी शुरू होने वाली है। अच्छा। जो जिन्होंने टेस्ट लिए हैं जी। तो हो सकता है एक आध चरण और मिले भविष्य में। अच्छा, मतलब संभावना है बढ़ने जी, की। जी। वैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो शायद कुछ एडमिशन आपके जनवरी में होते होंगे या वार्षिक आधार है अभी? अभी तो चाहे सेमेस्टर हो वार्षिक आधार जो भी जुलाई में जी। एडमिशन होते हैं। अच्छा। सेमेस्टर में तो 6 महीने की 6 महीने जैसे नहीं, वो- जैसे आपके कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो तो बीच साल भर चलते रहते होंगे ना? नहीं, साल में एक ही बार प्रवेश तो एक ही बार होता है। अच्छा जी। भले वो सर्टिफिकेट कोर्स हो। हाँ, सर्टिफिकेट वो तो 1 साल का रहता है। तो अच्छा। अपना एडमिशन होने के बाद
और अंत में परीक्षा होकर उसका हो जाता है। अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई जी और आप तो इन सब में लगातार शामिल भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं। आपको क्या लगता है भविष्य क्या देखते हैं शिक्षा नीति से भारत का? देखिए, अभी तक जो शिक्षा नीति आई हैं अपने स्तर पर ठीक है, परंतु एक लंबे समय के बाद जो है अभी नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, हाँ काफ़ी जो है अंतराल के बाद आई है जी। और जो हमारे देश की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और विदेश स्तर पर भी हम देख लें जी तो इन सब को देखते हुए अभी तक की जो शिक्षा नीति है उसमें मैं तो कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति है। अच्छा क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि अभी तक ये हमारे पास विकल्प नहीं था कि भी जब किसी की आर्थिक स्थिति कहीं कमज़ोर होती है तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ सकता है। इसमें आप कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, फिर आपको लगता है तो फिर से पुनः प्रवेश लेके जहाँ से छोड़े वहीं से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक विकल्प इसमें दिया गया है और हमारी मातृभाषाओं को तो इसमें महत्व दिया ही गया कि हमारी जो मातृभाषा है उसमें आप पढ़ाई प्राथमिक से लेकर के और आप माध्यमिक स्तर तक कर लें। और सबसे बड़ी बात रोजगार की जो है, कौशल विकास की हम बात करें तो 6वीं कक्षा से ही इसमें कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार के जो पाठ्यक्रम है वो जो छात्र है उसका अध्ययन कर सकता है। और जो हम कहते हैं कि नौकरी लेना नहीं, नौकरी देने वाले बने, तो ये बात नई शिक्षा नीति में है। जी बिल्कुल, अपने स्वयं के उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, छोटे छोटे काम हम शुरुआत कर सकते हैं। अपने उद्योग जब स्थापित करेंगे तो दूसरों को नौकरी हम देंगे, तो नौकरी देने वाले बने। तो ये बात हमारी जो है स्टार्टअप की हम बात करते हैं और जो स्वयं रोजगार की बात करते हैं, कई ऐसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ये सब नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलती है। और इसमें अनुवाद को भी बहुत महत्व दिया गया है कि अनुवाद के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हम दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद कर सकते हैं, जिसमें देश जाने समझे कि जो हिंदी में लिखा गया वो क्या है। और विदेशों में भी हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारा जो अच्छा साहित्य लिखा गया है वो विदेश भी उन चीज़ों को पढ़ेगा, समझेगा। तो विदेश में कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, वह भी हिंदी में जब उसका अनुवाद होकर आएगा तो हम भी उसको पढ़ेंगे, उसका लाभ हमें मिलेगा। तो ऐसी कई चीज़ें इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगी। इसी शिक्षा नीति से एक प्रश्न उठता है जो आप बात कर रहे हैं कि साहित्य और विदेशी संस्थाओं, विदेशी जो साहित्य है वो भी हम तक मिलेगा अनुवाद के ज़रिए। और एक बीच में बात उठती है, एक इतिहास नाम का एक शब्द है जिस पर लगातार विवाद होते रहते हैं। आप शिक्षाविद हैं, मैं आपको शिक्षाविद के रूप में बात करूँगा इस बात में कि आपको नहीं लगता कि इतिहास के बारे में जो जानकार होते हैं उसके लिए कोई पैनल होनी चाहिए जो शासकीय ना होकर समानांतर सरकार के साथ जुड़ी हो, यानी कि जो समाज है उसकी जो पुरोधा हैं, यानी कि निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र दोनों की पीपीपी मोड पे आकर इतिहास पर काम होना चाहिए, जिससे ये विवाद जो होते हैं, ये जानना कि ये सिद्ध है और ये सिद्ध नहीं है, ये जो हुआ था और ये नहीं हुआ था, ये विवाद ही खत्म हो जाए। जी जी, क्योंकि खासकर मुगलकालीन इतिहास को लेकर बहुत बातें होती हैं, ये ज़बरदस्ती थोपा गया है और इसमें बहुत कुछ उन्हें महिमा मंडित करने के लिए लिखा और जोड़ा गया है, तो उसकी सत्यता हमेशा संदेहास्पद रहती है। जी, बहुत अच्छी प्रश्न आपने उठाया। देखिए, इतिहास से तो मुझे लगता है छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी, जो सत्य है तथ्यों के साथ वो चीज़ें सामने आना चाहिए, और जो भी इतिहास लिख रहे हैं वो पूरी सच्चाई के साथ सामने लाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए या कौन क्या कहेगा उस पर नहीं जाना चाहिए। और हम इस पर जो नई शिक्षा नीति है इसमें हम देखेंगे तो हमारे जो क्रांतिवीर हैं या देश के लिए जो समर्पित रहे हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए हैं, तो वो चीज़ें अब ढूंढ ढूंढ के आ रही सामने कि गांव-गांव से भी निकल के आ रहे हैं कि कौन क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे अंग्रेज़ों के समय हो या मुगल काल के शासन के समय हो। तो हमें अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए हमारे देश को बढ़ावा देना चाहिए ना। हम अखंड भारत की बात करते हैं, हमारे जो देश के कहना चाहिए, अब कई संस्थानों में से आया कि अब देश के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। तो जो चीज़ें चाहे वो पाकिस्तान बना हो, बांग्लादेश बना हो, नेपाल बना हो, बर्मा बना हो, तो हमारे देश से जो कट कट के अलग हुए अंग, जो हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो
और हमारे जो क्रांतिवीर हैं जिनने देश के लिए पूरा कुछ समर्पित कर दिया, तो वो चीज़ें सामने आना चाहिए इतिहास में कि वो किसने क्या किया। हम दूसरों का महिमा मंडन क्यों करें, बाहर से आक्रांत आ जाएं बिल्कुल, और उनका हम महिमा मंडन करें, तो ये बात कहाँ तक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, सत्य और तथ्य ये दो आधार होने चाहिए जब भी कभी इतिहास को जाना जाए, पढ़ा जाए। यानी कि मैं समझता हूँ इस शिक्षा नीति में एक पहल आनी चाहिए, किताबों में टेक्स्ट में छापिए आप इतिहास, और उसके नीचे लिखिए कि ये श्रुति आधारित है, यानी सिर्फ सुना गया है, और जिनमें सत्य और तथ्य प्रमाणित हैं तो उसमें नीचे लाइन डली होनी चाहिए कि ये शासन के द्वारा सत्य और तथ्य पर आधारित प्रमाणित टेक्स्ट है, जिससे कि बच्चा जब पढ़े तो वे जान सके कि जो पढ़ रहा हूँ ये सुना वाला पढ़ रहा हूँ या प्रमाणित पढ़ रहा हूँ। तो ये जो आपने दो शब्द दिए ये देश के बहुत काम आने चाहिए, और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक आधार दे दिया इतिहास को जानने का, कि जिसमें प्रमाणन हो या श्रुति हो, ये बिल्कुल हमारी किताबों में स्पष्ट हो, जिससे जब हमारे नए कॉपले पढ़ें तो वो इतिहास को उसी तरह देखें, ना कि ऐसा कि सब अकबर महान था। जी जी, ये शब्द कैसे बन गया, तो ये बताने वाले पहले इतिहासकार ये बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ा और आपने कहाँ से जाना। ये आपके पास इसके तथ्य और सत्य होने चाहिए, नहीं है तो आपको लिखना होगा कि मैंने ऐसा सुना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रुति। तो हमारे छात्रों को पता रहेगा कि उन्हें सुना है, विवादास्पद नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ये कोई निश्चित नहीं है कि जो सुना है वो सत्य ही हो। तो ये बातें नई शिक्षा नीति में अगर जुड़ती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और आप तो खुद उसमें सदस्य रहे हैं, तो आप जो बात कह रहे हैं आशा है शासन इस पर समझेगा। और ये टैगलाइन डालना बहुत आवश्यक है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें यह है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। जो चीज़ें हैं तथ्य और सत्य दोनों चीज़ें रहने दोनों पर आधारित आना चाहिए। बिल्कुल, कहाँ से आई वो चीज़ सामने आना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और नहीं तो श्रुति है तो लिखिए श्रुति है, बिल्कुल, जिससे जनता उस हिसाब से उसको देखे। जी जी जी, एक बड़ा काम तो आप कर ही रहे हैं। वो चीज़ें आपने भी देखें, हाँ, क्या है नई शिक्षा नीति, हाँ, तो वो चीज़ें आएंगी और हो भी रही, उस पर काम हो भी रहा चल रहा है, सामने आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यहाँ से जो उत्तीर्ण छात्रों के जीवन में विश्वविद्यालय की डिग्री की डिप्लोमा की उपादेयता क्या होगी यदि उनको रोजगार के योग्य और अनुकूल अवसर ना दे पाएँ? तो इस बारे में आपका मत जानना चाहेंगे। दर्शक जो आपसे भावी भविष्य में जुड़ना चाहेंगे तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे उनके भविष्य को सुनिश्चित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं उनकी रोजगार उपलब्धता, नियोजन, प्लेसमेंट्स की जब बात आएगी, इस विषय पर शासन का भी आपको कैसे होगा? जी बताइए। मैंने तो आते ही एक जस्ट डायल कंपनी है जी, उसके माध्यम से हमारा जो विश्वविद्यालय है वो नोडल सेंटर बना, और प्लेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि आते से ही 670 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। यहाँ विश्वविद्यालय की एक बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश से जो बच्चे हैं 670 प्लेसमेंट हुए तत्काल आते से जी। ये 22-23 वर्ष के? हाँ हाँ, अच्छा, नहीं अभी 21-22 की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार, शुरुआत में आते से ही। और प्लेसमेंट का जब मैं यहाँ से आंकड़े निकलवाया तो हमारे यहाँ चित्रकला है, चित्रकला से लेकर के और पंचकर्म है, नाट्य कला है और बीएड है, जो एजुकेशन जो है जर्मन, पाली, संस्कृत, आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जर्मन तो नहीं है हमारे, अभी बीच में एक बार आपको संस्कृत है, जर्मन है, क्योंकि एक बार बता रहे थे आपके यहाँ से एक दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में, अपने प्रजापति नाम है शायद, उन्होंने बताया था इस बारे में कि आप जैसे सांची में स्तूप है, अलीकेश चतुर्वेदी है, हाँ, वहाँ चलते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ है ना, अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ वहाँ पर है। ओके ओके, कोशिशें जारी हैं। विदेशी और प्राकृत भाषा के बारे में वो वहाँ पर हैं वो, अच्छा, सांची में अच्छा, अपने यहाँ संस्कृत है, संस्कृत है अपने संस्कृत अपने यहाँ। जी जी। तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि 50% प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, और कई विभागों में तो 100%। चित्रकला में तो हम देखेंगे फिल्मी दुनिया में तक लोग गए हुए हैं, और एजुकेशन, पंचकर्म, नाट्य कला में, और हर विभाग में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हुए हैं। उसके आंकड़े आप चाहेंगे तो मैं दे भी दूंगा। जी जी, बहुत अच्छी स्थिति है हमारे यहाँ प्लेसमेंट की। क्या बात है। और हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ, और सभी विभागों में, पंचकर्म में, चित्रकला में और नाट्य कला में, ये मैं तो यहाँ से लेके विदेश स्तर तक भी बच्चे गए हमारे। बहुत शानदार। यानी हमारे दर्शकों को हम तो ये बताना चाहेंगे कि यदि आपको अवसर ढूंढना आते हों
तो उसकी महारत आप हिंदी विश्वविद्यालय से सीखें। ये आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, तो जैसे कई टीमें बहुत विषम परिस्थितियों में रहती हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उनकी दक्षता से ऊपर उठ के देती है। एक टीम है हमारे पास देश में, पास के नज़दीकी देश श्रीलंका, वो टीम भी बताती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आप पर प्रभाव डाले, ज़रूरी ये है कि आपकी अपने अंदर कितना कंपोजिशन है, दुनिया को कुछ देने की इच्छा है। जो हिंदी विश्वविद्यालय जैसा कि जब बताते हैं कि प्लेसमेंट 670 हुए, एक विश्वविद्यालय जो शुरुआत करता है, जिसके पास में खुद की स्वयं की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, कभी MP भोज को अपना स्थान बनाते हैं तो कभी मिंटो हॉल को अपना स्थान बनाते हैं, फिर भी संकल्पित रहते हैं कि आपको आगे बढ़ाना है, आपके लिए काम करना है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी के भाषा विकास पर, उसकी समृद्धता पर, उसकी समग्रता पर बहुत और बहुत विशेष कार्य के लिए आज भले कह सकते हैं संकल्पित है। कल हमें ये कार्य देखने भी मिलेंगे, ऐसी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं ऐसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से आपकी कौन सी आकांक्षाएं और उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिसमें हम सब मिलकर उसे पूरा कर पाएंगे? आप क्या कहते हैं? देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय समर्पित है और हम चाहते हैं कि ये तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में तो काम चल ही रहा है जी, उसके साथ कृषि का जो पाठ्यक्रम है, कृषि की जो पढ़ाई है, वो भी हिंदी में हो जी, और ऐसा कोई क्षेत्र अधूरा ना रहे जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम ना हो, हिंदी की पढ़ाई ना हो जी, और जो हिंदी जन जन की भाषा बने। हाँ जी, है ना जी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र से लगा के और शहरों तक, और जो हम दक्षिण की बात करते हैं और विश्व स्तर तक इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए हम एक हिंदी भाषा प्रयोगशाला उसकी भी स्थापना करने जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी होगी, जिसमें उसके माध्यम से बच्चे हिंदी सीख सकेंगे। हिंदी के साथ साथ और भारतीय भाषाओं का भी उसमें जो है वो अध्ययन अपना कर सकते हैं बच्चे जी, तो वो प्रयोगशाला एक बहुत अच्छी हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। और अभी मॉरिशस से भी हमारी बात हुई है कि उनके साथ मिलकर के एक जो संगोष्ठी है जी, वो हम कराने जा रहे हैं। अब वो मॉरिशस में होगी या विश्वविद्यालय में, उसको तय करेंगे। जी, जी। तो ऐसे कई संस्थानों से तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ मिलकर के एक संगोष्ठी होने वाली है जी। और हम तो शहर से बाहर भी कई संस्थानों के साथ, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है, अभी साहित्य अकादमी के साथ हम मिलकर एक संगोष्ठी करने जा रहे हैं। तो ये है कि हिंदी का प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो वो हम करना चाहते हैं। एक हम MOU अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से किए हैं जी, और ऐसे कई विश्वविद्यालयों से जहाँ से हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके और अधिक से अधिक महाविद्यालयों तक, हम विश्वविद्यालय तक, देश तक, विदेश तक जा सकें, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यानी इन उम्मीदों के साथ हम हैं बिल्कुल, और जल्द पूरी होने की आकांक्षा रखते हैं। निश्चित तौर पर हम हमारे कार्यक्रम के दूसरे दौर में प्रवेश लेने से पहले हम हमारे ITDC इंडिया YouTube चैनल के दर्शकों और डिजिटल स्टैंड ITDC ई-प्रेस और हमारे हिंदी दर्शक, हमारे प्रिंट के दर्शक ITDC न्यूज़ के पाठक को हमारे हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी क्या संदेश देना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने शब्द में कहें। जी, आपका जो चैनल है ITDC, जैसा कि मैंने सुना भी है और आज जो एक साक्षात्कार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के साथ हो रहा है, निश्चित तौर पे ये पूरे देश और विदेश तक जाने वाला है और शासन का भी ध्यान इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें हैं विश्वविद्यालय की निकल कर के जाएंगी जी, और सरकार भी इस पर कहना चाहिए उसका प्रभाव भी पड़ेगा और शासन और भारत सरकार की तरफ से भी हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम पहुंचेंगे जी। और एक बहुत बड़ा काम ITDC करने जा रहा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार के माध्यम उसके लिए से हम और आपसे
इससे तो मेरे ख्याल से तीसरी बार मुलाकात हो रही है और सराहनीय प्रयास है। मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप उतनी दूर से कहना चाहिए भोपाल से निकल के 30 किलोमीटर यहाँ आते बिल्कुल। और विश्वविद्यालय को इतना महत्वपूर्ण आप समय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हम तो बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। बिल्कुल। और भविष्य में भी आपका सहयोग मिलते रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेमपूर्ण आभार आप सबका कि आपने संस्थान के लिए एक आकांक्षा रखी ITDC न्यूज़ के साथ। हम सब जुड़े हुए हैं, कुछ समय का अंतराल और फिर वापस मुलाकात। एक बार फिर आपका स्वागत आपके शो वर्ड्स विद वीरेंद्रा का द्वितीय चरण, अपनों से अपनी सी बात। अब हम जानेंगे माननीय कुलपति जो हैं उनका वो हिस्सा जो अक्सर अनछुआ अनकहा रह जाता है। जैसे बात कर रहे थे अनसंग स्टोरीज़ की तरह, लेकिन परंतु कितनी उसमें प्रेरणाएं जुड़ी हैं, कितनी ऐसी भावनाएं जुड़ी हैं जो जब भी आप सबके साथ में साझा होंगी तो हो सकता है आपके लिए नई उम्मीदें बन जाए। तो हम जानना चाहेंगे हमारे प्रोफेसर कैम सिंह डहरिया जी से कि अपने जीवन के उन छुए अनछुए पलों को हमारे साथ साझा करें जहां आपने देखा कि संघर्ष बहुत था, पर फिर भी आप अपनी कर्मठ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और आज इस स्टैंड पर आए। तो जो भी आप संस्मरण साझा करना चाहें अपने बारे में, जो दुनिया को ना पता हो। जी जी, काफ़ी कुछ तो पता रहता है, परंतु जब मेरी प्राथमिक शिक्षा तो गांव में हुई है, ग्रामीण परिवेश में लालन पालन भी हुआ है और प्राथमिक शिक्षा के बाद जो माध्यमिक शिक्षा है मेरी जी वो गांव से 3 किलोमीटर। हाँ जी। वहाँ हम लोग पैदल आते थे, सभी हमारे साथी थे। उसके बाद जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से लगाकर और स्नातक स्तर तक की जो शिक्षा है मेरी वो गांव से 10 किलोमीटर जी वहाँ हुई है, जहाँ से मैं साइकिल से आना जाना करता था। और उसके बाद फिर जो स्नातकोत्तर और बीएड की जो शिक्षा है वो जबलपुर से हुई है जी। और जैसा सामान्य तौर पे देखते हैं कि पढ़ाई तो होते रहेगी परंतु रोजगार मिले, तो उसके लिए लखनऊ से मैं बीएड करने जबलपुर पहुंचा जी। और रोजगार की शुरुआत वहीं से मेरी हुई है जी। बीएड करने के बाद जब मैं एमए किया और अंतिम वर्ष में था तो उसी समय पहले तो ऐसे कोई आवेदन नहीं भरने पड़ते थे, रोजगार कार्यालय में आप पंजीयन करा लें, वहीं से नौकरी आपकी लगती थी। तो नियुक्ति पत्र ही सीधे मेरे पास आया था। अच्छा। जब अंतिम वर्ष में था वो प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षक के तौर पर। रानी दुर्गावती में आप लोग? नहीं जी, स्कूल अच्छा, स्कूल एजुकेशन में मैं लखनऊ क्षेत्र में 5 साल विद्यालय स्तर पर भी मैंने अध्यापन किया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद 1996-97 में मेरा अध्ययन चालू रहा। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी पढ़ाई करते रहा और वहाँ से जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो उत्तीर्ण किया। और उसके बाद 1999 में मेरी जहाँ केसरवानी कॉलेज से मैंने बीएड और एमए किया था, वहाँ मेरी नौकरी लगी। वो कहते हैं अनुदान प्राप्त कॉलेज ऐसे थे, ऐसे 12 कॉलेज थे गवर्नमेंट एडेड। हाँ, गवर्नमेंट एडेड, जिसमें यूजीसी से वेतन मिलता था। तो वहाँ नौकरी लगी तो मैं विद्यालय स्तर पर अपनी नौकरी छोड़ चुका था और उसके 6 महीने बाद ही यहाँ जो दूसरी सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने वो अनुदान ही बंद करना शुरू कर दिया, कटौती कर करके वो बंद करेंगे करके। अच्छा। जबकि संविधान में तो ये था अनुदान, उसके अनुदान आयोग के उसमें कि आपको अनुदान बंद नहीं कर सकते जी। तो काफ़ी लंबा संघर्ष वो चलते रहा और आते से कहते ना सर मुड़ाते गोले पड़े, तो वैसी स्थिति मेरे साथ हो गई थी। तो लंबा संघर्ष चलते रहा और उसमें उच्च न्यायालय से लगा करके और उच्चतम न्यायालय तक हम लोग गए। उसी बीच
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रोफेसर की वैकेंसी निकली। रानी दुर्गावती नहीं, डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय से। रानी दुर्गावती से तो कई बार निकली, परंतु उसमें नियुक्ति हो नहीं पाई। और ऐसे ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिलासपुर में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। तो ऐसी 4 जगह से आवेदन किया और सब जगह से स्थिति मेरी संतोषजनक थी। पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं होगा जी। और मुझे तो लगता है चारों जगह होता। और सबसे पहले जब इंटरव्यू जो साक्षात्कार मेरा है वो अमरकंटक विश्वविद्यालय में हुआ और मेरी नियुक्ति वहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर हुई। और वहीं से कहना चाहिए जो आगे की जो प्रक्रिया है, जो भविष्य है मेरा, मुझे लगता है नर्मदा किनारे पहुंच करके मैं जब 10 साल रहा वहाँ, एक प्रकार की वो तपस्या ही थी। और उसका जो परिणाम है जो मिला है, जिसके कारण मैं आज आपके सम्मुख बैठा हुआ और इतने बड़े चैनल से साक्षात्कार मेरा हो रहा है, हमें खुशी है। तो ये प्रक्रिया है। तो ग्रामीण परिवेश रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो पहले कहते हैं कि 25 आना जो मालगुजारी है, वैसे परिवार भी रहा है, परंतु धीरे धीरे जो कृषि की स्थिति जैसे रहती है, हमारे घर से ही पूरे गांव में आसपास के क्षेत्रों में जो अन्न है वो बढ़ता था, परंतु पिताजी अस्वस्थ रहने के कारण काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं कि कृषि पर ध्यान नहीं दे पाए उतना। तो बीच में कुछ आर्थिक स्थितियाँ भी ऐसी आई, परंतु जो लक्ष्य जैसे मेरा रहा है आगे बढ़ने का, और मैंने अभी तक जो सोचा है वो ईश्वर का ऐसा विधान रहा है कि वो मिलते गया है, और उसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सम्मुख हूँ। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जैसा कि बहुत सारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि आपको नर्मदा का कमल नाम से भी पुकारा जाता है। साहित्यकारों ने आप पर पुस्तक लिखी है, जानना चाहूँगा ये नाम कैसे मिला? मुझे नहीं लग रहा कि कहाँ से आपने ढूंढ लिया है। अमरकंटक से मिला। जी 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 जी, हाँ, ये सही बात है। ये पुस्तक करतार सिंह जाखड़ हैं, हरियाणा के साहित्यकार हैं, और वो मिलिट्री में भी रहे हैं और विद्यालय स्तर पर पढ़ाते भी हैं। मेरी 2020 में मुलाकात हुई थी, जब मैं हरियाणा गया था। एक पुरस्कार जब वहाँ से मिला था, तो उन्होंने कहाँ से परिकल्पना की और मुझ पर 2-4 लेख भी लिख दिए, और एक किताब की रूपरेखा भी उन्होंने तैयार की। उसके बाद बताया कि मैं आप पर काम कर रहा हूँ, फिर मुझे आपकी पुस्तकों की ज़रूरत है। तो मैंने सभी पुस्तकें उनको दिए, और उन्होंने वो पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है, नर्मदा के कमल। हाँ जी, प्रोफेसर खेम सिंह दिए। हाँ जी। और मुझे लगता है वो प्रयासरत हैं कि वो हिंदी में भी वो पुस्तक आ जाए। और एक बड़ा काम उन्होंने किया ही है, और उनको लगता है 20 से लगा के वो 2 साल में लगभग वो तैयार की है, और दिन रात काफ़ी मेहनत की है। तो वो तो बधाई के पात्र ही हैं, और आपके माध्यम से भी ये पुस्तक अब सबके सामने जा रही, तो बड़ी खुशी की बात है। हमें भी खुशी है। जैसा कि दर्शक आज समझ पाए होंगे कि एक जीवन को पढ़ा गया है, और ये प्रयास हरियाणा से करतार जी ने किया, और वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने समकालीन समय में ही इस प्रयास को पूरा कर रहे हैं, जिससे हम जिसे जानना चाहते हैं उसे पहले पढ़ लेंगे। और ये शुरुआत नर्मदा के कमल के रूप में हुई, और जल्द हम इस पुस्तक के बारे में आप सबको बताएंगे। तो आगे बात बढ़ाते हैं, तो आपकी रुचियों के बारे में जानना चाहते हैं। देश देखता है कि आप अपने बारे में बहुत संकोची हैं, आप कुछ बताते नहीं हैं। आप क्या शौक़ रखते हैं, क्या रुचियां हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पढ़ने लिखने में मेरी रुचि शुरू से ही रही है जी। खेल कूद में तो थोड़ा बहुत हम लोग गांव में कबड्डी खेलते थे, और खो खो, ऐसे कुछ ग्रामीण परिवेश के जो है खेल खेलते रहे हैं। बहुत कम, पर बहुत ज़्यादा रुचि उस तरफ नहीं रही है। मुख्य तौर पे मेरी अध्यापन पे बहुत रुचि रही है, और उसी का परिणाम है कि 20 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं, और 105 जो संगोष्ठियां हैं उस पर मैंने भाग लिया, और अपने शोध पत्रों का वाचन किया है जी। और व्याख्यान भी 106 के आसपास हुए हैं। हाँ जी। और 115 कहना चाहिए शोध पत्रों का प्रकाशन जी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में हुआ है जी।
एक मॉरिशस से पत्रिका निकलती है, विश्व हिंदी पत्रिका, जिसका मानदेय भी 9,500 रुपये है। जो कहीं मानदेय मिलता है, कहीं अपनी ऐसे भी छपते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से पेपर छपे हुए हैं। और जो प्रेरणा है मुझे केसरवानी कॉलेज से ही मिली है, ये लिखने पढ़ने वाली। एक डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित है, मेरे मित्र हैं, वो लिखते पढ़ते रहते थे। तो कई हमने यूजीसी को संगोष्ठियाँ भी भेजे, तो 2 संगोष्ठी वहाँ पर मैंने कराया। और उसके बाद तो लगातार इस क्षेत्र में सिलसिला एक प्रकार से शुरू हो गया। और मुझे प्रेरणा भी मिली। और तो अब तो हमारे जो शोध छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी प्रेरणा लेते हैं और साथी भी प्रेरणा लेते हैं कि एक जो है बहुत अच्छे शोधार्थी ये हैं, तो हम भी इनसे जुड़ें। देखिए, नौकरी लगने के बाद लोगों को ये लगने लगता है कि अब तो नौकरी लग गई, क्या करना है आगे, अपने आप वेतन तो मिलना ही है, अपना जो काम है वो करते जाते हैं। परंतु उससे हट के भी कुछ अपने जीवन में करना चाहिए। कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस स्तर तक जाना है। और कहना चाहिए अपडेट एक रहना चाहिए कि अद्यतन जानकारियों से भरपूर रहना चाहिए। कि एक यूजीसी का रहता है कि कभी वो ISSN नंबर और ISBN नंबर की जो कुछ ऐसे नियुक्तियों में करते हैं वो, कभी केयर लिस्ट वाली उसमें पत्रिकाओं को मान्यता देते हैं। तो जो जिस स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है या जो भी समसामयिक चीज़ें रहते हैं उस अद्यतन रहें, तो हम अपने आप को जो है सामने वाले से बेहतर कर सकते हैं। और एक लक्ष्य बना के चलें तो निश्चित तौर पे वो आपको सफलता मिलेगी। और 1-2 बार हो सकता है असफलता मिले, तो परंतु कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो है वैसा भी नहीं, उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। थाली सामने है तो हाथ चलाना पड़ेगा मुँह तक भोजन लाने के लिए। तो कर्म तो करना पड़ेगा। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा, परंतु उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। जो उदाहरण आपको मैंने दिया। क्या आपका कविताओं के बारे में क्या कहना है? आप कविताएं लिखते हैं? कविताएं मेरी बहुत कम हैं, इस तरफ बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। जी। तो बहुत ही कम है कविताओं लेकर। मेरी आलोचना पर किताब है, पुस्तक है आलोचना के क्षेत्र में। क्योंकि हमारा ये आपके सामने इस शब्द को लाना इसलिए है क्योंकि हम भी शिक्षा पर लगातार पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। तो हमने एक बात देखी कि देश में भारतेंद्र युग से बात करें तो रामचंद्र शुक्ल तक जब आते हैं, इसके बाद में युग रुक गए। तो इस भाषा पर आगे अगर बढ़ना है तो जो हमारे लेखक, जो हमारे गद्यकार, जो हमारे पद्यकार हैं, ये भाषा के संवर्धन में बहुत कार्य करते हैं। तो इस पर आपको कैसा, आपके पास कोई प्लान आउट है, आप रोड मैप रखते हैं, कार्य योजना रखते हैं कि ये संवर्धित हो और भाषा को और आगे बढ़ाएं? जी, देखिए, शुरुआत तो कविताओं से हुई है। आदिकाल से हम देख लें, और मध्यकाल तो स्वर्ण युग ही जाना जाता है। बिल्कुल। और वहीं से कविताओं से ही उसका प्रारंभ हुआ है। और कविताओं का तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम की हम जब बात करें, देश की आज़ादी की बात करें, स्वाधीनता की बात करें, तो बहुत बड़ा साहित्य का योगदान रहा और जिसमें कविताओं का बड़ा योगदान रहा है, जिसके माध्यम से जो है वीरता की हम जब बात करते हैं तो लोगों का जो एक कहना चाहिए सूत्रधारा है, उसके पीछे एक सेना पूरी खड़ी रहती है। तो साहित्य का बड़ा योगदान रहा, कविताओं का भी उसमें कहना चाहिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत से उसकी प्रारंभ भी हुई थी। और आपने ठीक कहा कि वर्तमान में थोड़ी सी दिशा कहना चाहिए जो भटकाव है वो हो रहा है। अभी इस प्रकार आजकल की जो कविताएं जैसे दौर चल रहा है, परंतु इसमें एक जो बदलाव है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया कि उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या हम कहते हैं कि सरस्वती पत्रिका जब निकलती थी, तो उसमें जो हमारे जो संपादक जी थे, उन्होंने ऐसी कविता या लेख जो त्रुटिपूर्ण रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो वो नहीं छापते थे। तो जब निराला की बात आती है तो निराला जी ने उस समय
गर्दिश में कविता लिखने की, छंद मुक्त कविताओं की शुरुआत की थी। तो वहाँ से वो चीज़ शुरुआत हो जाती है। हाँ। तो गद्य में भी और काव्य में जो छंद युक्त और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं चली, और दोनों को मिला दे तो अपन चंपू काव्य कहला जाता है, गद्य और पद्य को। बिल्कुल सही। तो ऐसी एक शुरुआत रही है। तो कहना चाहिए बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, और सरस्वती पत्रिका का तो उसमें योगदान है ही। और वर्तमान में जो लिखा जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो चीज़ें जाती हैं, परंतु जो हमारे देश को समर्पित जो है वो चीज़ें भी आनी चाहिए कहीं कहीं। हंसी मजाक फुहारता तो अलग चीज़ है, वो होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होता है, परंतु जो संवेदनशीलता मर्यादा तरीके से होनी चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ। जी जी, यानी मनोरंजन के नाम पर कुछ भी ना परोसा जाए। जी बिल्कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई कि आप भी चाहते हैं कि संवर्धन पर कार्य हो और इसमें कविता अपना एक हिस्सा दे, और हमारे नए कवि इसमें आगे बढ़कर आएँ। तो हमारे दर्शकों को अंत में बस हिंदी दिवस 14 सितंबर एक तारीख होती है जो देश के लिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील करती है। तो हिंदी दिवस पर आपकी शुभकामनाएं और आपका संदेश दीजिए देश के नाम, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक? जी जी, देखिए हिंदी दिवस एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, परंतु प्रतीक रूप में यदि हम पूरा देश इसको मना रहे तो बड़ी खुशी की बात है। कम से कम एक दिन ही हिंदी को याद कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कहीं कहीं सप्ताह मनाते हैं, तो कहीं पखवाड़ा मनाया जाता है, कहीं मास मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो पूरा हिंदी मास ही मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों की प्रतियोगिताएं भी हैं, संगोष्ठी भी हैं, एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन भी होने जा रहा है। तो हमारे विश्वविद्यालय के अलावा चाहे बैंक हों, रेलवे हों या और भी अन्य संस्थानों में सब जगह 14 सितंबर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जी। और हमारा विश्वविद्यालय तो इसके लिए समर्पित है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हिंदी के प्रति, जो लोग समर्पित हैं हिंदी के प्रति, जो काम कर रहे हैं। और ITDC चैनल तो मुझे लगता है हिंदी को बहुत प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है, और 14 सितंबर में भी आप बहुत कुछ करने वाले मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे हिंदी मास में आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हिंदी का प्रसार जो है विश्व स्तर तक जाए। और अब अंग्रेजी तो तीसरे नंबर पे आ गई है, हिंदी दूसरे नंबर पे थी जी, चीन की मंदारिन पहले नंबर पे थी। परंतु यदि ताज़ा सर्वेक्षण अभी कराया जाए तो हिंदी प्रथम नंबर पर, चीन की मंदारिन दूसरे नंबर पर और अंग्रेजी तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी, ताज़ा सर्वेक्षण कराएंगे तो जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और ये संदेश देता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी जल्दी बनेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 7वीं भाषा भी बनेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है, और आपके चैनल के माध्यम से और प्रचार प्रसार हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं सभी संस्थान जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं और 14 सितंबर को मनाया गया। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपना एक विचार दिया, जो एक विचार नहीं रह जाएगा, वो एक संकल्पना है जो देश के हिस्सा बनेगी। बहुत बहुत आभार, प्रेमपूर्ण आभार आपका, और हम इस तरह से और आगे भी जुड़े रहेंगे और कई कार्यक्रमों में आपके साथ अपनी सहभागिता चाहेंगे आपके साथ में। तो ये मुलाकात आज की ITDC न्यूज़ के लिए हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी के साथ एक ऐसी मुलाकात है जो हो सकता है कभी ना बुलाने वाली बात बन जाए, और नई उम्मीदों की आज जो कोपले बोई हैं वो भविष्य में हम सब मिलकर साथ देखें। कुछ तैयारियां हैं, कुछ भविष्य की संभावनाएं हैं, और कहते हैं ना कि सब हमेशा सीखते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। हमने भी सीखा, हमने भी जाना। 2 शब्द आज हमें मिले जो मुझे बहुत बहुत छू के गए। सत्य और तथ्य पर आधारित हर बात होनी चाहिए।